आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक साथ हैं। लैंग्वेज की बात थोड़ी कम है आज, और स्ट्रक्चरल बेसिस बात ज़्यादा है थोड़ा, इसलिए बैच भी कंबाइंड है। और जब हम लिखेंगे तो हिंदी में लिखा रहे होंगे और इंग्लिश में लिख दिया करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो इंग्लिश यहाँ देख के उतार लीजिए, जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वो सुन के लिख लेंगे, ठीक है। बाकी समझना तो केमिस्ट्री है, वो हिंदी इंग्लिश है नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का यूनिट जाने हम। टोटल 7 यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें 4 पढ़ के ख़त्म कर चुके और ये 5वां यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओवरऑल ये चैप्टर नंबर 14 है। इसके बाद मात्र 2 चैप्टर आपका बचता है, एक है पॉलीमर और दूसरा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर भी छोटा है और अगला दोनों चैप्टर भी छोटा है। शुरुआती 4 चैप्टर जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं उसमें रिएक्शन बेसिस बात थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और वो थोड़ा उलझन वाला, दिमाग वाला सब टॉपिक है। लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे इसमें बहुत ज़्यादा उलझन नहीं है, ये आपको आसान चीज़ें मिलेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये अलग टाइप का सेक्शन है, जिसमें आपको पीछे की चीज़ों से थोड़ा आराम मिलेगा पढ़ाई करने में। और लास्ट बात, सबसे पहले चैप्टर के नाम को हम समझ लें, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स में हम वैसे अणु के बारे में पढ़ते हैं जो जीव जंतु में पाया जाता है, जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। जैसे जो भी सजीव चीज में पाया जाता है हम उसके उसके अणुओं की बात करेंगे। जैव अणु, जीव जंतु में पाया जाने वाला अणु। पेड़ पौधा भी इसमें आएगा, क्योंकि वो भी सजीव लिविंग सिस्टम में पाया जाने वाला अणु एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। अब जैसे एक सिंपल बात देखो, जैसे हम बने हुए हैं, तुम बने हुए हो, पेड़ पौधा बना हुआ है, तो हम लोग भी तो पदार्थ ही हैं। अरे सजीव पदार्थ है, बस यही अंतर है, पेड़ पौधा भी सजीव पदार्थ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपका ये जो मसल्स बना हुआ है ये किस चीज़ का बना हुआ है? क्या इसमें भी कोई केमिस्ट्री है क्या? हड्डी जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? आपका जो हेयर है वो किस चीज़ से बना हुआ है? क्या इसमें भी कोई मॉलिक्यूल है क्या? क्या इसमें भी कोई केमिस्ट्री है क्या? पेड़ पौधा जो बना हुआ है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? क्या उसमें भी कोई केमिस्ट्री है? तो भाई सही बात तो ये है कि केमिस्ट्री की तो शुरुआतें यहीं से हुई थी। शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो शुरुआत ही यहीं से हुई थी। आप याद कीजिए, पहले दिन बेसिक में बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस आधार पर बांटा गया, जो जीव जंतु या पेड़ पौधा से मिले उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे थे, और जो निर्जीव खनिज से मिले उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कह रहे थे। बाद में ओहलर ने इस सिद्धांत को गलत साबित किया और प्रयोगशाला में भी नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, जिसमें सबसे पहला कंपाउंड क्या था? यूरिया। तो शुरुआत ही यहीं से हुआ था। लेकिन इन सब बातों को पीछे हम छोड़ चुके हैं। चलिए अब इधर उधर की बातें कम करेंगे, क्योंकि टाइम उतना नहीं है अब इन सब चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है ये 14। चैप्टर का नाम है जैव अणु, इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। चलिए सभी लोग हे नहीं डालिए, तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नाम सेम होता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बाद में लिखेंगे। इसीलिए आप सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दो, पहले हम समझेंगे इसको फिर लिखेंगे। शुरू करें बताना। देखो, जैसे आप लिखते हैं
कुछ इस तरह से CuSO4 इंटू 3H2O। कभी कभी आप ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे CuSO4 इंटू 5H2O, है ना, ऐसा लिखा हुआ देखते हैं CSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये इंटू करके जो हाफ H2O लिखा हुआ रहता है ना, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल से कुल कितना वाटर मॉलिक्यूल आपस में सट गया है, 3, यहाँ पर 5। और आपको पता है ये इस सटने के बाद लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड फॉर्म है ये। तो ये है ये जो कंपाउंड है ये है हाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो कंपाउंड है ये भी है हाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट। ये ट्राईहाइड्रेट है और ये पेंटाहाइड्रेट। तो ये जो हाइड्रेट का मतलब है ना, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर से। इसी तरह से कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उसी को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बन का हाइड्रेट क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये पुरानी परिभाषा है, फिर बाद में हम इसको अपग्रेड करेंगे। अभी आप सिंपली यही लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? सभी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। अब देखिए अब देखो यहाँ हम 2 बात बोल रहे हैं। बहुत चट्टा है, आज रहने देते हैं इसको। अरे वो गिरगिट है बड़ा वाला, तो सोचे थे इसको नहरी पकड़ के फेंक देंगे, लेकिन आज बच्चा कम है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आज उसको पढ़ने तो आज एडिटिंग पेज इसका चेक नहीं होगा। सुनिए, कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल देखो, ये ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से आराम से समझ जाएंगे आप। आप एक बात बताइए, ये फॉर्मूला जो हम लिखे हैं C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है। आपको पता है फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सेम होता है C6H12O6। सब इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, घबराइए नहीं, सब बात जानेंगे। इसको तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यदि समेट के लिखो तो बताओ कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 6 है। आप ये बताइए कि H2O का होल 6 यदि हम इसको लिखें तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। और ये चूंकि हाइड्रेट ऑफ कार्बन है इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। आई बात समझ में? कार्बन के हाइड्रेट ही क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जिस कंपाउंड को आप इस रूप में लिख सकें समझिए कि वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि हम अभी तुरंत डेफिनेशन में बोले कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, बट ऑल हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोकार्बन। कार्बन के हाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे कुछ एक्सेप्शन वाला एग्जाम्पल देखो। पहले तुम ये बताओ कि HCHO, ये इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो? फॉर्मल्डिहाइड है ये। इसी को आप चाहें तो और करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि तुम अभी तक इस कंपाउंड को नहीं पहचान पा रहे हो तो भाई कल्याण हो चुका है तुम्हारा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यदि हम एक और एक्सेप्शन की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, या इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं CH3 COOH। फॉर्मिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड है ना, ये एसिटिक, फॉर्मिक एसिड नहीं है, ये एसिटिक एसिड है। तो आप ये बताइए कि क्या इस दोनों को हम इस रूप में लिख सकते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में? बिल्कुल लिख सकते हैं। कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। यदि हम इसको अलग करें तो क्या ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है? ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, लेकिन ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आप इसको देखिए,
इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 3 1 4। ऑक्सीजन कितना है? 4 2। 2:1 का रेशियो है ना जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हम इसको भी लिख सकते हैं H2O का यहाँ पर क्या लिखेंगे? होल 2। तो ये भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो यहाँ से इस डेफिनेशन में ना एक गड़बड़ी आ जाती है कि जब हम ये कहते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट को ही हम कार्बन के हाइड्रेट को ही हम कार्बन के हाइड्रेट को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो फिर सारे के सारे कार्बन का हाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट होते नहीं है। तो इसके लिए हमको एक न्यू डिफिनीशन की जरूरत पड़ गई, और वो जो न्यू डिफिनीशन है वो बिल्कुल सही है। तो आपसे कोई पूछे ना इसका परिभाषा कि कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट और व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो वो वाला परिभाषा लिखेंगे जो हम इसके बाद आपको लिखाएंगे, यानी जो न्यू डिफिनीशन होगा, जो अपडेट वाला डिफिनीशन होगा वो वाला, ठीक है। लेकिन शुरुआत है तो आपको ये लिखना चाहिए, तो आप सभी लोग लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए, तो हिंदी में सुन के लिखिए, इंग्लिश में देख के लिखिए। कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, परंतु सभी कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। परंतु सभी कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट, बट ऑल हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम पहले लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, सभी लोग लिख लो इसको। इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, इसका एग्जाम्पल है एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अभी उतना आप जानते नहीं, इसीलिए आप बस इतना ही लिखिए जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं ये सब तीनों। आप ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। इसका भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। सुक्रोज ही शुगर है, सुक्रोज ही शुगर है, और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। लेकिन जब आप इसका हाइड्रेट निकालिएगा ना तो इसमें आप फंसिएगा, क्योंकि अभी आपको इसका डिटेल नॉलेज नहीं है। जैसे देखो तो इसमें कार्बन कितना है? 12। इसमें H2O का होल 12 निकालोगे तो नहीं निकलेगा। इसमें ना 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और चाहिए। आप वहाँ पर उलझेंगे थोड़ा, या हो सकता है निकल जाए। कितना आएगा देखो तो, कितना आएगा? C12 और H2O का 11। हाँ, इसको ये भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ये भी है, लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे हम बस थोड़ी देर में।
थोड़ी देर में, मतलब 1-1.5 घंटा के बाद आएगा ये टॉपिक। क्या इसको लिख लिया? अब ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन किस प्रकार से है, ये अगला स्लाइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। चेंज करूं? एग्जाम्पल में ग्लूकोज, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एक्सेप्शन है ये सब, तो इसको जरूर घेर के लिख दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है? एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आप थोड़ा डेंजर जोन में है। डेंजर जोन इसलिए क्योंकि ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहाँ पर हम इसके रिगार्डिंग एक लाइन लिख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड कार्बन के हाइड्रेट हैं, परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अब बताइए, क्या यहाँ से उलझन नहीं पैदा हो गया? यहाँ से तो उलझन पैदा हो गया ना, कि हम कैसे, जैसे एक टीचर के रूप में हमको तो पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है? फिर पहचान कैसे होगी? तो इसी के लिए आपको एक नए डेफिनेशन की ज़रूरत है। तो पहले आप सॉलिड ये जो भी है उतार लीजिए, इसके बाद उसको भी हम लोग लिखेंगे। हो गया लिखा हुआ? चेंज करें? नीचे एरो दीजिए, लिखिए। ऐसे लिखना, हिंदी मीडियम में सुनिए, तनी समझ लीजिए तो अपने से लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एक साथ 2 लैंग्वेज लेके चलते हैं, जहां तहां गड़बड़ी होने लगता है। देखो इधर, HCHO तथा CH3COOH, यह दोनों कार्बन के हाइड्रेट हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, लिखो खुद से, हम इंग्लिश में यहाँ लिख रहे हैं। HCHO, इसी को ब्रैकेट में क्या लिखेंगे नाम? फॉर्मल्डिहाइड तथा CH एंड CH3COOH, ब्रैकेट में एसिटिक एसिड। आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन but not carbohydrate। फॉर्मल्डिहाइड तथा एसिटिक एसिड कार्बन के हाइड्रेट हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहां से अब आएगा इसका न्यू डेफिनेशन। किसका न्यू डेफिनेशन? न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब यही होगा। यहाँ से आपसे एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से जो बात पढ़ा रहे हैं, ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, और बोलेंगे जब ये लास्ट होगा ना, तो बोलेंगे यहाँ तक आपको लिखना है। ये एक VVI क्वेश्चन में आपको जाएगा, याद रखिएगा ये।
नहीं, और एक्सेप्शन है इसमें। न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताना शुरू करें। सुनो, पहले समझो इसको। तुम बताओ कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। रिएक्शन से भले, सुनो इधर, रिएक्शन से भले तुम्हारा पाला छूट गया है, लेकिन स्ट्रक्चर से, कंपाउंड से, उसके नाम से, इससे पाला नहीं छूटा है, क्योंकि अभी आप ऑर्गेनिक में ही हैं, कोई तीसरा चीज स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है एल्डिहाइड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आर आर लगा दे तो कीटोन। तो ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन। अब देखो, यदि किसी कंपाउंड में एक OH हो तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। और दो फंक्शनल ग्रुप हो तो ये भी एल्कोहल ही है, डायॉल टाइप से। तीन OH हो तो ट्रायॉल, ये भी एल्कोहल ही है, खाली टाइप बदलता जा रहा है। एक है मोनोहाइड्रोक्सी, एक है डाईहाइड्रोक्सी, एक है ट्राईहाइड्रोक्सी। इसी तरह से बहुत सारा OH हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। कितना गिनते रहोगे? तो पॉलीहाइड्रोक्सी हम जैसे ही बोले तो आप समझ लीजिए ऐसा कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप की संख्या ढेर सारी है। अब उसमें डेकाहाइड्रोक्सी बोला जाएगा, मतलब OH ग्रुप 10 गो है। ऑक्टाहाइड्रोक्सी बोला जाएगा, मतलब उसमें 8 गो है। पॉलीहाइड्रोक्सी बोल दें तो समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक है। एक हुआ मोनोहाइड्रोक्सी, एक हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। एक अकेला OH है तो मोनोहाइड्रोक्सी, एक से अधिक है तो पॉली। ये फंक्शनल ग्रुप क्या बोले? एल्डिहाइड। अब दोनों को मिला दीजिए आप। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सुनना इधर इधर, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें सभी कार्बन परमाणु पर एक OH फंक्शनल ग्रुप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इंग्लिश में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन containing at least one hydroxy group present on same carbon or on same carbon is called carbohydrate। अब जो हम बोले उसको समझो। हमने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, उसी को ना हम एल्डिहाइड बोलेंगे। CHO हो, उसी को ना हम एल्डिहाइड बोलेंगे। और उसके साथ भी कंडीशन है कि उसमें हर एक कार्बन पर एक क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हम अभी दो वर्ड का चर्चा करेंगे पीछे डेफिनेशन में। एक क्या बोले हम? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और दूसरा हम क्या बोले हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। समझिए इसको। थोड़ा बताओ कि इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन। नीचे वाले कार्बन पर हम लगा दिए CH2OH। सबसे जो टॉप वाला कार्बन है ये वाला पार्ट, यानी बताओ तो इसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। ठीक है, देखो इधर, ये बीच वाला जितना कार्बन है अभी 2 बॉन्ड बनाया है, बताइए इसमें तो 2 बॉन्ड और न बनेगा? हाँ या ना? OH 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 OH। अब आप ध्यान से देखिए कि हम इसमें तो ये जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये तो तय है कि अब इसमें हम OH नहीं लगा सकते। काहे नहीं लगा सकते? यदि वो यहाँ पर OH लगा देंगे तब तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो तो फंक्शनल, वो तो प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, फैमिली है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसमें कार्बन ही लगाएंगे। तो जो कार्बन एल्डिहाइड का है उसमें OH नहीं लग सकता है, लेकिन बाद बाकी सभी कार्बन में देखिए, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ भी OH। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा जो बॉन्ड बच गया उससे किसको जोड़ दीजिए? H को, ताकि वो बॉन्ड पूरा कर ले।
अब बताइए सबका सभी कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, यहाँ पर सभी कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और बाकी के सभी कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, इसीलिए ये जो कंपाउंड लिखा हुआ दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसी में यदि आप पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन लेंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये होता है। पहले बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब कीटोन है तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम इधर एक कार्बन जोड़ोगे और इधर भी एक कार्बन हर हाल में जोड़ोगे, बिना उसके जोड़े तो काम चलने वाला है नहीं। तो हमने क्या किया कि आजू बाजू में यहाँ पर हम मान लो कि कार्बन जोड़ दिए, इधर भी और इधर भी। कितना कार्बन अभी तक प्लेस कर चुके हैं, 3। इसमें हमको 3 और कार्बन प्लेस करना है। बताइए कितना कार्बन हुआ, 6। अब हर एक कार्बन पर एक OH दे दो, जैसे लास्ट वाले पर CH2OH, ऊपर वाले पर CH2OH, एक OH दे दिए, बाद बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन से बना दिए। अब बीच वाला जो कार्बन है सब, ये कितना कितना बॉन्ड बनाएगा बताओ, ये बनाएगा 2-2 बॉन्ड। इस 2-2 बॉन्ड में, इस 2-2 बॉन्ड में एक बॉन्ड बनेगा OH से, OH OH H, इधर OH, इधर H और इधर H। अब आप देखिए इसमें ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये वाला, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। बाद बाकी हर एक कार्बन पर, इस पर OH, इस पर OH, इस पर OH, इस पर OH, इस पर भी OH। तो ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये है कार्बोहाइड्रेट। और डेफिनेशन क्या बोले, न्यू लिखा है नहीं, बस बोले हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन ईच कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें सभी कार्बन परमाणु पर एक OH समूह रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। समझ गए आप। अब परिभाषा हो गया, उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब इससे थोड़ा आगे का बात समझिए। इसमें आप, इसमें जो एग्जाम्पल अभी लिखा गया है बोर्ड पर, तनी इसमें आप गिनिए कार्बन कितना आपको दिख रहा है, कार्बन कितना दिख रहा है, 6। तो फॉर्मूला क्या है, C6। हाइड्रोजन गिनो, 1 3 4 5 6 7, यहाँ पर हाइड्रोजन देना ही छोड़ दिए। और कोई बॉन्ड देखो छोटा हुआ है कहीं, नहीं ना। अब गिनो फिर से, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी क्या है ये, H12। ओ गिनो 6 गो आएगा, 1 2 3 4 5 6, C6H12O6। पता है आपको यही एक्चुअल में ग्लूकोज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और यही है फ्रक्टोज, सबसे मीठा शुगर होता है। और आप यदि इसका फॉर्मूला गिनेंगे ना तो ये भी आपको आएगा C6H12O6। इट मीन्स glucose and fructose are isomer because molecular formula are same but structures are different. What are the structural difference of glucose and fructose? कि क्या डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर में? ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। और समानता क्या है, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है और ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में आगे आगे डिटेल में आएगा, लेकिन फिलहाल अब आप पहले प्रॉपर परिभाषा लिखिए। लिखिए तो लिखिए, वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, such polyhydroxyaldehyde
ये वर्ड आप हिंदी में भी, हिंदी वाले लोग भी ये वर्ड सिर्फ इंग्लिश में लिखना, पॉलीहाइड्रोक्सी, सच पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, सच पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन containing वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, वन हाइड्रोक्सी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑन ऑल कार्बन एटम्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में है, हिंदी में एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक OH समूह, OH या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोक्सी समूह होता है, उसे उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और इस दोनों में हम इसको डिटेल में हम आगे बताए हैं तो वो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आप दो बात कर रहे हैं, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की, और उसमें भी कंडीशन है कि हर एक कार्बन पर OH होना चाहिए। चेंज करें इसको, अब आप दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। यहां से ये बात लिखा जा सकता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, और यदि कोई पूछे कि किस तरह का आइसोमर है तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि एक में एल्डिहाइड है तो दूसरे में कीटोन है। जो एटम जहां पर है वहीं पर दिखाएंगे, ये नहीं कि H को इधर कर दिए और OH को इधर। जो OH यदि राइट साइड है तो OH को राइट ही दिखाना है, जहां है एग्जैक्ट वहीं दिखाना। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे इसका कुछ डीप कंसेप्ट है। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात आती है, C स्टार है यहाँ। ऐसे कंपाउंड जिसमें C स्टार हो उसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को अपने मन से आप दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। ये D+ ग्लूकोज है, उल्टा पुल्टा करेंगे तो वो दूसरे टाइप का ग्लूकोज हो जाएगा, और हम बताएंगे उसके बारे में आगे अभी। जो भी लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं हर एक 40-40 मिनट पर ब्रेक लग जाएगा, मतलब लेक्चर को तोड़ दिया जाएगा। चूंकि लंबा लेक्चर होता है तो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हो सकता है कि आज आपको 3 लेक्चर मिले।
इस चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना पड़ सकता है, लेकिन भारी नहीं है। एक स्ट्रक्चर समझ लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। एक नहीं, दो स्ट्रक्चर समझ लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर में जो है ना, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही खेल करते रहता है। खाली ये दो स्ट्रक्चर तुम याद रखो, बाकी सब आसान है, और याद रखने का तरीका भी हम आपको बता देंगे। इसका भी सबका अपना एक तरीका है। तुम लोग स्टार्च नाम सुना होगा, सेलुलोज सुना होगा, लेकिन आप इसके बारे में जान नहीं पाए कि ये क्या होता है। इस चैप्टर में बहुत डिटेल में जानिएगा इसके बारे में। क्या चेंज करें इसको? अब सुनिए, अभी आप पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जानिए कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। अब क्या होता है उसको सुनो। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिसका पानी में जल अपघटन नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, मतलब जल के द्वारा वो तोड़े नहीं जा सकते हैं, जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज को पानी में डालोगे, जैसे है वैसे रह, मतलब ये इस रूप में है इसी रूप में रह जाएगा, ये टूटने उठने वाला नहीं है। फ्रक्टोज को पानी में डालोगे, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ये टूटने वाला नहीं है। इसका मतलब इसका जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकेंगे और आपको समझाएंगे कि हाइड्रोलिसिस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है इस चैप्टर में, या पहले भी आप पढ़ चुके हैं। आप याद कीजिए, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप जो आप पीछे पढ़ते थे, बताओ यही ना है ना एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर यदि हम CH3 लगा दें और यहाँ भी CH3 लगा दें, तो याद करो ये एसिटिक एनहाइड्राइड। आप याद करो, आपको बताया गया था कि यदि तुम इसका जल अपघटन करवाओगे, हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यही ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। ये बॉन्ड यदि टूटा तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। वाटर टूटेगा H प्लस में, OH माइनस में, माइनस वाला जुड़ेगा प्लस से और प्लस वाला जुड़ेगा माइनस से। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? CH3COOH, और ये बनेगा CH3COOH। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता था। बोला भी गया था कि दो अणु कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से ही एनहाइड्राइड का निर्माण होता है, ये सब समझाया गया था ना। ओवरऑल हाइड्रोलिसिस में हुआ क्या, इसको समझो। एक बॉन्ड टूटा, चाहे जो टूटा हो, वो कंसेप्ट से आप पता कर लेंगे। एक तरफ जुड़ा हाइड्रोजन और एक तरफ जुड़ा OH। तो जहां भी इस तरह से, जहां भी जिस किसी बॉन्ड में भी, जैसे A और B के बीच मान लीजिए बॉन्ड बना हुआ है, आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि A और B के बीच का बॉन्ड टूटेगा। एक तरफ जुड़ेगा H और एक तरफ जुड़ेगा OH। अब बॉन्ड टूटेगा तो किसी एक पर जाएगा प्लस, किसी एक पर जाएगा माइनस। माइनस जाएगा उस पर जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक हो, जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, और प्लस जाएगा जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। माइनस चला जाएगा प्लस के साथ और प्लस चला जाएगा माइनस के साथ। तो हम जब भी बोले ना हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन, इसका यही मतलब होगा कि कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा, एक पर H प्लस और एक पर OH माइनस पानी से जाके जुड़ेगा। क्या ये इतना बात ध्यान में रख सकते हैं? तो इसको जब आप वाटर में डालोगे ना, तो कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जो इस तरह का काम करेगा, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस होता है, जैसे सुक्रोज। चीनी को जब आप पानी में डालते हैं ना, तो वो टूट जाता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज का। जैसे देखो इधर C12H22O11, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? चीनी का। इसको तुम पानी में डालो, थोड़ा एसिड डाल के डालोगे तो थोड़ा आसानी से इसका हाइड्रोलिसिस होगा। नॉर्मल में तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इसे बहुत आसानी से होगा। ये टूट जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक कंपाउंड होता है ग्लूकोज और एक कंपाउंड होता है फ्रक्टोज। हम बताएंगे आगे इसके बारे में डिटेल में, पहले समझिए आप इसको। कार्बन कितना है? 6। यहाँ कार्बन कितना है?
6 6 12 है वहाँ। हाइड्रोजन कितना है? 22। इधर देखो 12 12 24। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एक बॉन्ड टूटा होगा, एक पर जुड़ा होगा H और एक पर जुड़ा होगा OH। एक पर जुड़ा H, एक हाइड्रोजन वहाँ से बढ़ गया, और एक पर जुड़ा होगा OH, उसमें भी ना हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। एगो हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन ही नहीं बढ़ेगा, एक और चीज़ बढ़ेगा। कौन चीज़ बढ़ेगा? ऑक्सीजन। देखिए ना वहाँ पर ऑक्सीजन है 11, यहाँ पर ऑक्सीजन है 6 6 12। अब समझ में आई बात? तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो इन सब बातों को समझेंगे तो आप ये जानिए कि ये टूटेगा, 2 भाग में टूटेगा। अच्छा, जो मिला, ग्लूकोज मिला और ये फ्रक्टोज मिला, यह ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन नहीं होता है। अब देखो इसका जल अपघटन हुआ तो ये बना, यदि इसका भी जल अपघटन हो जाता तो कुछ और बन जाता, तब ये 2 भाग में नहीं 3 भाग 4 भाग 10 भाग में टूटता। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है मोनोसेकेराइड, नाम है मोनोसेकेराइड। एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। फिर से सुनिए, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब तीनों में अंतर क्या है वो सुनो। मोनोसेकेराइड जो होता है वो अपने आप में अकेला मॉलिक्यूल होता है, उसको पानी में डालने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका जल अपघटन नहीं होता है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ये हो गया मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको आप पानी में डालेंगे तो पानी में वो टूटेगा, जल अपघटन होगा उसका, हाइड्रोलिसिस होगा उसका। और बताइए इसके हाइड्रोलिसिस से कितना यूनिट प्राप्त हुआ है आपको? 2। ये है मोनोसेकेराइड, ये है मोनोसेकेराइड। तो कुल कैगो मोनोसेकेराइड मिला? मोनोसेकेराइड किसको कहते हैं? जिसका जल अपघटन नहीं हो। इसका और इसका जल अपघटन नहीं होता है। तो सुक्रोज के टूटने से, चीनी के टूटने से 2 यूनिट आपको मोनोसेकेराइड मिला। यदि 10 यूनिट तक आपको मोनोसेकेराइड मिलता तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएंगे? ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत। यानी ओलिगोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जल अपघटन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस होने के पश्चात 10 यूनिट तक, 10 इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ? 2। हो सकता है 3 भी, कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल हो जिसमें 3 प्राप्त हो, कोई ऐसा भी हो जिसमें 5 प्राप्त हो, कोई ऐसा भी हो जिसमें 10 प्राप्त हो। लेकिन 10 से यदि ज्यादा प्राप्त होगा तब फिर वो ओलिगोसेकेराइड नहीं कहलाता है, तब वो सेक्शन में चला जाता है थर्ड वाले, मतलब क्या? पॉलीसेकेराइड। तो अब बताइए कि ऊपर ऊपर डेफिनेशन तीनों का क्या होगा? पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। क्या क्या नाम बताया हमने आपको? पहला मोनो सेकेराइड, अगला है ओलिगोसेकेराइड, और अगला है ओलिगोसेकेराइड, और अगला क्या है? पॉलीसेकेराइड। ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। इसका जल अपघटन नहीं होगा, इसका जल अपघटन होगा, और जल अपघटन होने के बाद 2 से लेकर 10 यूनिट तक मोनोसेकेराइड मिलेगा, और इसका भी जल अपघटन होगा, और इसमें जब हाइड्रोलिसिस होगा तो 10 से अधिक यूनिट मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा। यही बेसिक डिफरेंस है तीनों में। क्लियर है ये? तो हम ये इसके बारे में मोनोसेकेराइड का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं बताओ? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता है, सच कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड को क्या कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात 2 से 10 इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त हो, उसे हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात 10 से अधिक इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त हो। सच कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। और इस सब का अपना अपना प्रॉपर एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज फ्रक्टोज, इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, वही चीनी,
इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज। इस सब के बारे में जब पढ़िएगा तो डिटेल में जानिएगा कि ये सब कैसे कैसे टूट टूट के देता है। तो एक ही बार में पॉसिबल नहीं है, आप फिर ही डालेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे नीचे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये 5 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तीनों का नाम जो हिंदी में है वही इंग्लिश में भी है। हम हिंदी भी वैसे लिख देते हैं, लेकिन तीनों सेम नाम है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, और एक है पॉलीसेकेराइड। यहां से आप सभी लोग 1 नंबर हेडिंग डालिए। उम्मीद है हेडिंग आप खुद से डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है सब। क्या इसका डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं? लिखना शुरू कीजिए। हिंदी मीडियम वाले लोग सुन लो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता है उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। लिखो तो। एक बार खाली ध्यान से सुन लोगे ना तो अपने आप याद रहेगा तुमको। Such carbohydrate which do not hydrolyzed in aqueous solution are called मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल में लिख देना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज। Such carbohydrates which do not hydrolyzed in aqueous solution are called monosaccharide। लिखेंगे दूसरा नंबर हेडिंग ओलिगोसेकेराइड। चेंज करें इसको। दूसरा नंबर
ओलिगोसेकेराइड। लिखिए कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन hydrolysis gives 2 to 10 units of, क्या लिखे आप लोग, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात 2 से 10 इकाई 2 से 10 इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 units of monosaccharide is called oligosaccharide। इसका एग्जाम्पल है, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब पानी के साथ तोड़ते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल देता है किस चीज का? ग्लूकोज का। और एक मॉलिक्यूल किसका देता है? फ्रक्टोज का। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम। और ये फॉर्मूला होता क्या है? C6H12O6 और C6H12O6। यहाँ से आपको फॉर्मूला भी याद रखना है सुक्रोज का। सुक्रोज ही चीनी है, जिसको आप चीनी कहते हैं वो सुक्रोज ही है। बोलचाल की भाषा में चीनी शुगर बोलते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में सुक्रोज बोलते हैं। शुगर, सुक्रोज। क्या? अच्छा, रिपीट, उसको पूरा करें। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात 2 से 10 इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। अभी 5 नंबर का जो क्वेश्चन बोले थे वो चल ही रहा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ये तीनों लिख लेंगे तब पूरा हो जाएगा। लिखेंगे तीसरा, क्या था तीसरा नंबर में? पॉलीसेकेराइड। उम्मीद है अब उसका डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे। क्या होगा बताओ? कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात 10 से अधिक इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। चलो फटाफट लिखो तो। फिर एग्जाम्पल हम देख के लिख लेना, या यहाँ से देख के लिख सकते हो तो लिखो। लिखिए, कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस gives more than 10 units of monosaccharide। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात 10 से अधिक इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। 10 से अधिक इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है, उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं।
बहुत ध्यान से सुन रहा है। हो गया यहाँ तक? इसका एग्जाम्पल लिखिए। आप लोग पूरा किए हिंदी में? फिर से एक बार रिपीट कर देना है। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के पश्चात 10 से अधिक इकाई मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल सभी लोग साथ में लिखो देख के। इसका एक एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, इट। अब थोड़ा यहाँ हम लोग स्टार्च को समझते हैं। और सेलुलोज को भी समझेंगे। हालांकि अभी ये आपको कम समझ में आएगा, कल तक में आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करें बताना। देखो इधर, मान लीजिए किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है AB2। कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? AB2। किसी भी तरीके से यदि AB2 का ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 1000, 2 करोड़, बहुत सारा, मतलब ऐसे मान लीजिए इस कोई बर्तन में इतना सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। यदि ये मॉलिक्यूल अकेला है, आइसोलेट है, सिंगल है, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई किसी का हाथ पकड़े हुए नहीं है, सब अपने आप में आइसोलेट है। हम जैसे ही कहेंगे कि छुट्टी हुआ, उड़ेगा, यहाँ से उड़ेगा ना। नहीं बोलेंगे कैसे? अभी नहीं बोलेंगे। तो अभी ये सब आइसोलेट है, कोई किसी को पकड़े हुए नहीं है। तो ये यदि अकेला है तो ये कहलाता है मोनोमर। क्या कहलाता है? मोनोमर। हाँ जी, हम लिख देते हैं। ये आपका अगला, ये जो भी पढ़ रहे हैं ना आप, ये आपका अगला चैप्टर है। सुनिए पहले, पूरा सुनिए तो सही। और हिंदी में तो और इसका नाम अजूबा है, एकलक, ये होता है। लेकिन यदि किसी भी तरीके से ऐसा दो अणु आपस में जुड़ जाए तो ये कहलाता है डाइमर। क्या कहलाता है? डाइमर। इसको बोलते हैं, ये था एकलक, ये हो गया द्विलक। किसी तरीके से यदि 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो ये कहलाता है ट्राइमर, त्रिलक। और इसी तरह से बहुत सारा मॉलिक्यूल सब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए तो ये क्या कहलाता है? पॉलीमर। इसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। और इसी बात के लिए आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के बाद, जिसका नाम ही है बहुलक, पॉलीमर। इसका मतलब है कि अगला चैप्टर में इस सब चीज़ों का चर्चा आएगा, लेकिन उस चीज़ों का चर्चा यहाँ भी है। इसीलिए तो इसको अगला चैप्टर बनाया गया कि यहाँ पर तनी मनी चर्चा कर लो और वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ो। और इसीलिए साइंस में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एक को समझने के लिए दूसरा, दूसरा को समझने के लिए तीसरा, तीसरा को समझने के लिए चौथा पढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड होगी। सुनिए, अब स्टार्च के बारे में जानिए। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का तीसरा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का चौथा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का 100 मॉलिक्यूल, खरब मॉलिक्यूल, करोड़ मॉलिक्यूल, यदि अकेला है तो ग्लूकोज है। लेकिन बहुत सारा यदि ग्लूकोज आपस में मिल गया तो वही क्या कहलाता है? स्टार्च। इट मीन्स स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। समझे? स्टार्च क्या है? पॉलीमर का, सॉरी, ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो यहां से हम इसको कॉपी करते हैं और स्टार्च के ठीक बगल में लिखते हैं और इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं होल एन। होल एन लिखने का मतलब समझा तुम? क्या? ये एक संख्या सूचित कर रहा है। यह यदि आप n का मान 100 लेंगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज का 100 मॉलिक्यूल आपस में सट गया। यदि 200 लेते हैं तो 200 आपस में पॉलीमराइज हुआ है।
1 लाख लिए तो 1 लाख आपस में पॉलीमराइज हुआ है। और इसको जब आप पानी में डालोगे ना, किसको, स्टार्च को, यानी ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल पॉलीमर को, तो पानी में डालने का मतलब H3O+, यानी उसका जल अपघटन। तो आपको सारा का सारा मॉलिक्यूल जो आपस में सटा हुआ था ना, वो सब का सब बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल किस चीज में कन्वर्ट कर जाएंगे, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगा। लेकिन देखो उसको लिखा जाता है ऐसे, ऐसे। अब आप बताइए कि ग्लूकोज का होल N और N ग्लूकोज, इस दोनों के लिखने के तरीका में अंतर क्या है। एक है स्टेचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट और एक है नॉर्मल कॉफिशिएंट। इसका मतलब ये है, यदि आप 2A लिखते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि एक पार्टिकल A और दूसरा पार्टिकल A ये आपस में सटा उटा हुआ नहीं है। लेकिन यदि आप इसमें बॉन्ड बना देते हैं किसी भी तरीके से, तो अब ये 2A नहीं लिखाएगा, अब ये क्या लिखाएगा, A2। यानी ये होल N का मतलब हुआ कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, और N ग्लूकोज का मतलब है कि उतनी ही संख्या में टूट के ये अलग हो गए। अब समझे आप। तो इस तरह से कुछ ऐसा समझो आप कि हम यहां पर कुल कितना A को आपस में जोड़ दिए, 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहां हम इसको लिखेंगे A5। इसको हम 5A नहीं लिख सकते हैं। तो 5A कब लिखाएगा, ये जब ये किसी भी कारण से ये सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएं और ये सब अलग अलग हो जाए, तब ये क्या लिखाएगा, 5A। तो तुम समझा कि इस तरह से और इस तरह से लिखने का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो यही मीनिंग यहाँ पर है। ग्लूकोज का यदि 100 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ है तो वो स्टार्च है, और यदि पानी में डालने के बाद सभी का जलयोजन हुआ, बॉन्ड को तोड़ दिया वाटर HOH को जोड़कर, तो जितना मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ था सब मॉलिक्यूल एकदम खंड विखंड हो जाएगा और अलग अलग हो जाएगा। तो जितना मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ था उतना मॉलिक्यूल अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 100 आदमी यदि हैं और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और हम कहें कि क्लास से बाहर जाओ, तो एक साथ सब बाहर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन मान लो कि अभी जैसे हाथ सब छोड़े हुए हो तो कहेंगे क्लास से बाहर जाओ, तो एक एक करके निकल जाएगा। तो यदि आप हाथ छोड़े हुए हैं तो आप अकेला हैं, आप मोनोमर हुए। और यदि आप हाथ पकड़ के साथ हो गए तब आप पॉलीमर हो गए। अच्छा बताइए, इस हिसाब से पॉलीमर भी तो 2 तरह का हो सकता है। ये सब चैप्टर में पढ़ना है आगे, हम हल्का हिंट कर रहे हैं, वहां पर धराधर करेंगे आगे का काम। जैसे मान लीजिए कि इधर सब लड़का लोग बैठा हुआ है, तो लड़का लोग सिर्फ लड़का लोग का हाथ पकड़ ले, मतलब एक कैटेगरी एक साथ हुआ, हाँ या ना। ये हुआ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर समबहुलक। लड़की लड़की लोग का हाथ पकड़ के पॉलीमर बना ले, होमोपॉलीमर, क्योंकि वो लड़की लड़की थे, ये लड़का लड़का है। और यदि लड़का लड़की लड़का लड़की टाइप से हाथ पकड़ के पॉलीमर बना ले तो इसको कहा जाता है कोपॉलीमर, सहबहुलक। तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे आप समझिए, जैसे मान लो कि एक ए के साथ मिलकर पॉलीमर का निर्माण कर रहा है, तो इसमें जो मोनोमर यूनिट है ये सब एक ही तरह का है ना, इसलिए इसको कहा जाता है होमोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, हिंदी में नाम भी है समबहुलक। और मान लो कि एक है ए, दूसरा है बी, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी एकलक इकाई कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, या 2 से अधिक प्रकार का हो जाए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो फिर उसको हम लोग समबहुलक नहीं कहेंगे। वहां पर वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर अलग अलग तरह के अणु आपस में मिलकर पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा सहबहुलक। चलिए, विषय से विषयांतर हो रहे हैं हम, ये हमारा अभी का चैप्टर नहीं है, ये आगे चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जब पढ़ेंगे तब। अभी इसको देख लें। अब सुनो, सेलुलोज के साथ भी यही कंडीशन है। देखो तुम यहां परेशान हो गए थोड़ा सा, सेलुलोज के साथ भी एकदम सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम, यही बनाता है ये भी। तब यहां से यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। अब तुम बताओ कि इसमें तुमको क्या, मतलब जैसे हम बोले ना कि यहाँ तुमको परेशानी होगा, बताओ तुमको कुछ परेशानी इसमें हो रहा है कि नहीं। हम जो कहना चाह रहे हैं वो तुम समझा कि नहीं, बताओ तो क्या परेशानी है। परेशानी ये होना चाहिए आपको कि जब ग्लूकोजे के पॉलीमर को स्टार्च कहते हैं और ग्लूकोज के ही पॉलीमर को
सेलुलोज कहते हैं, और दोनों के जलयोजन से भी ग्लूकोजे मिलता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक नाम स्टार्च और दूसरा सेलुलोज क्यों? तब तो दोनों का नाम स्टार्च ही होता, नहीं तो दोनों का नाम सेलुलोज होता। तो फिर किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि एक सेलुलोज है और एक स्टार्च है? तो इसका आधार जो है ना, वो अगला टॉपिक है। देख रहे हैं कैसे कैसे आता है टॉपिक, चीजें फंसेगी, उसको सॉल्व करने के लिए अगला टॉपिक आएगा। तो बात यहाँ ये है कि ग्लूकोज होता है 3 प्रकार का। ग्लूकोज अलग अलग प्रकार का होता है, 3 डिफरेंट टाइप का ग्लूकोज नेचर में पाया जाता है। यहाँ जो ग्लूकोज है ना, ये अलग ग्लूकोज है, और यहाँ जो ग्लूकोज है वो अलग ग्लूकोज है। समझे? है दोनों ग्लूकोज ही, लेकिन दोनों अलग है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका यहाँ पर अब आपको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ग्लूकोज, आगे चल के पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रक्टोज, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर वहाँ से आगे बातें बढ़ेंगी। ठीक है? तो पहले आप इसको उतारिए। तो अभी आप सिर्फ ये लिख लीजिए कि ये ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। फिर इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये ग्लूकोज किस टाइप का मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, जिस टाइप के ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से स्टार्च बना होगा उसी टाइप का ना ग्लूकोज मिलेगा जलयोजन के पश्चात, और जिस टाइप के ग्लूकोज से सेलुलोज बना होगा उस टाइप का मिलेगा सेलुलोज। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। ये अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, ये बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। लेकिन अभी हम बोलेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये अल्फा डी और बीटा डी की बात कहाँ से आ गई, ये क्या है ये? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक अगला। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर हम वीडियो को कट कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए।